नेक्स्ट ये प्रॉब्लम है स्क्वायर वेल पोटेंशियल के बारे में। इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, मैं साथ में इसकी पिक्चर ऐड कर दूंगी। और इस प्रॉब्लम में उन्होंने कहा है कि आपके पास एक पोटेंशियल है जो कि इन्फिनिट है फॉर आर लेस देन ज़ीरो के लिए, ठीक है। और वो v इज़ इक्वल्स टू सी एक्स है फॉर यहाँ x है, आई थिंक, हाँ x है, ये वन डायमेंशनल इन्होंने बताया है। तो ये 0 लेस देन x इज़ लेस देन l के लिए सी एक्स है, एंड फॉर x ग्रेटर देन l इट इज़ अगेन इन्फिनिटी। तो ये हमारा एक परटर्ब्ड सिस्टम है, ठीक है। ये हम देख सकते हैं, अगर इसके रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन हमें पता चल गया है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो सिमिलैरिटी है वो इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल से है। वो कैसे है? इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल में ये होता है कि फॉर 0 लेस देन x इज़ लेस देन l, 0 से l तक का पोटेंशियल 0 होता है, जबकि अदरवाइज़ में यही आता है कि x लेस देन 0 के लिए और x ग्रेटर देन l के लिए वो इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे 0 है, जबकि यहाँ पे इन्होंने सी एक्स लिया है। तो ये डिफरेंस बस आ गया है, ये अनपर्टर्ब सिस्टम और ये पर्टर्ब सिस्टम। तो अनपर्टर्ब सिस्टम जो हमने डिवाइस किया दैट इज़ इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। नाउ हम इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल का अगर हैमिल्टोनियन लिखें, हैमिल्टोनियन होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो इसकी p²/2m ही होगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इसकी अगर हम इस रीजन के लिए 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन l के लिए डिफाइन करें, क्योंकि यही डिफरेंट रीजन है ना, यू कैन सी यही डिफरेंट रीजन है। तो इसी डिफरेंट रीजन के लिए, इसी डोमेन के लिए 0 to l के लिए अगर मैं डिफाइन करूँ तो ये पोटेंशियल 0 है, तो ये 0 ही आ जाएगा, p²/2m। ये अनपर्टर्ब सिस्टम का हैमिल्टोनियन आ गया फॉर दिस डोमेन। अब अगर मैं पर्टर्ब सिस्टम का हैमिल्टोनियन लिखूँ जो हमें गिवन है सिस्टम उसका, तो वो p²/2m तो एज इट इज़ विच इज़ काइनेटिक एनर्जी। उसके अलावा जो पोटेंशियल है वो सी एक्स आ जाएगा, और दिस इज़ फॉर डोमेन 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन l। सेम डोमेन के लिए हमने डिफाइन कर दिया। अब अगर हम परटर्बेशन, क्योंकि हमने इस प्रॉब्लम में फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन के लिए हमें अनपर्टर्ब सिस्टम का वेव फंक्शन चाहिए, ठीक है, प्लस हमें चाहिए परटर्बेशन। तो परटर्बेशन पहले मैं फाइंड आउट कर रही हूँ और इसके बाद मैं अभी इसका वेव फंक्शन लिखूंगी। अनपर्टर्ब सिस्टम का जो आता है, इस सिस्टम का जो वेव फंक्शन हमें मिलता है, ये हमने फर्मी गैस मॉडल की मैथमेटिकल डिटेल्स में भी इसको डिराइव किया था। मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट को कोट करूँगी। तो ये इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इसका और इसका, हमें वो परटर्बेशन देगा विच इज़ h प्राइम जो हमें चाहिए माइनस h ऑफ 0। तो ये p²/2m प्लस सी एक्स है, माइनस p²/2m हो जाएगा, ये कैंसिल। तो हमारे पास जो परटर्बेशन है वो सी एक्स के इक्वल आ चुकी है। ये हम यूज़ करेंगे उस इंटीग्रेशन फार्मूला में जो कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन देती है। एंड हमारे पास जो फर्स्ट अनपर्टर्ब सिस्टम का जो वेव फंक्शन बनता है, जिसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू 2/l। l इज़ द लेंथ ऑफ द बॉक्स, ठीक है। वो 0 to l है ना, तो l, ये स्मॉल l में इसमें यूज़ करूँगी, देन साइन n पाई x/l। ओके, तो ये n क्वांटम नंबर है जो कि यहाँ पे भी है, ठीक है, ये वही वाला है π/l in x। और इन्होंने जनरल क्वांटम नंबर n के लिए फाइंड आउट करने को कहा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू को स्पेसिफाई करना इज़ नॉट नेसेसरी और ना ही रिक्वायर्ड है। तो ये हमने साई n ऑफ 0 को देख लिया, और ये देख सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं है। तो अभी हम फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन अगर लिखना चाहें, दैट इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रल साई n ऑफ 0 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट h डबल प्राइम साई n ऑफ 0 एंड dx आएगा, एंड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल रन फ्रॉम 0 to l। द रीज़न इज़ के अदरवाइज द जो वेव फंक्शन, ये 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन l के लिए की डोमेन में ये वेव फंक्शन आता है साई इज़ 0 अदरवाइज, ठीक है, साई इज़ 0 अदरवाइज। अगर इसको करने से पहले मैं इस पोटेंशियल को ड्रॉ कर देती हूँ, जो कि सबसे पहला पार्ट था। तो इस पोटेंशियल को अगर मैं ड्रॉ करूँ, हेयर इज़ द x डायरेक्शन, ठीक है, ये x का फंक्शन है, तो ये मैंने x ली है, ये माइनस x हो गया, और ये हो गया पोटेंशियल। नाउ दे सेड द पोटेंशियल इज़ फ्रॉम 0 to l, ये मैं l डिफाइन कर देती हूँ, ये 0 है ओरिजिन, ठीक है। तो ये 0 to l के लिए ये पोटेंशियल सी एक्स है, एज अ फंक्शन ऑफ x है। तो एट x इज इक्वल्स टू 0 ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट करना है
और दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन, तो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में जाएगा। और दूसरा पॉइंट अगर मैक्सिमम पॉइंट इसका देखें तो वो एल पे है, एक्स इज इक्वल टू एल, तो यहाँ पे पुट करें तो ये वी इज इक्वल टू सी एल आता है इसका मैक्सिमम पॉइंट, विच इज़ मे बी लाइक हेयर एल पे है। और लेट्स से सी एल यहाँ पे ये पोटेंशियल बनता है, वी इज इक्वल टू सी एल बनेगा एट एक्स इज इक्वल टू एल, तो ये लेट्स से इधर बनता है और इन दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और अदरवाइज इट इज़ इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के लिए मैं ये करूँगी कि इसके ऊपर से ही, इससे नेक्स्ट डोमेन में ये इन्फिनिटी है ना, तो ये है ऐसे, ठीक है। ये हमारा स्क्वेयर इनफाइनाइट स्क्वेयर वाला पोटेंशियल आया है, इस तरह की शेप में आया है, ठीक है। तो ये हमारा परटर्ब सिस्टम है, जबकि अनपर्टर्ब सिस्टम की क्या शेप होती है, वो ऐसी होती है कि ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, वो इस तरह से फ्लैट होता है, जबकि हम ये देख सकते हैं इसकी शेप डिफरेंट है। दिस इज़ अनपर्टर्ब सिस्टम और दिस इज़ परटर्ब सिस्टम। और जो वेव फंक्शन है वो सिर्फ बॉक्स के अंदर, जो हमने बॉक्स के अंदर सिर्फ नॉन ज़ीरो होता है, बॉक्स के बाहर जो है ये ज़ीरो होता है, ठीक है। क्योंकि हम कहते हैं जब इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल में पार्टिकल मौजूद हो तो उसके बाहर होने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है। टनलिंग भी उन पोटेंशियल वेल्स के लिए होती है जो फाइनाइट हो, फाइनाइट उनकी लेंथ हो ये वाली, ठीक है, उनके लिए होती है। इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए हम एग्जैक्टली कहते हैं ये वेव फंक्शन ज़ीरो है, जबकि फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए प्रोबेबिलिटी नॉन ज़ीरो आती है आउटसाइड द बॉक्स टू। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को देख लिया है। तो यहाँ पे ये जो मैंने डोमेन अब यहाँ पे यूज़ करूँगी, मैं 0 to L लूँगी, क्योंकि जब हम ये करेंगे -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी करेंगे तो हमें लिमिट्स को साई के लिए ब्रेक करना होगा, क्योंकि साई जो है वो पीस वाइज फंक्शन है। तो जब ये हम करेंगे इस चीज़ को एलेबरेट करने के लिए, फॉर दोज हु वांट्स टू लाइक हैव मोर एक्सप्लेनेशन, तो -इन्फिनिटी से 0 तक का जो साई है वो 0 है यहाँ पे, ठीक है। फिर 0 से L तक है, फिर L से इन्फिनिटी तक है। इन दोनों पार्ट्स में जो साई है वो 0 बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये वाला आता है, तो दैट इज़ वाई ये वाले इंटेग्रल 0 हो जाते हैं और वी आर लेफ्ट विद दिस इंटेग्रल ओनली। तो यहाँ पे मैंने वो डायरेक्ट यहाँ पे वो इंटेग्रल कोट कर दिया है। अब इनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो वैल्यूज़ को वो पुट करने ये, अच्छा जो पार्ट ए है ये उसका आंसर है, ठीक है, दिस इज़ पार्ट ए का आंसर। तो यू कैन सी हियर, तो और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं वैल्यूज़ को, तो ये 0 to L यहाँ पे √2/L साइन n πx/L। अब इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी यही आएगा, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है ही नहीं के। और ये जो x वाले ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये एज इट इज़ ही आ जाते हैं, अगर अनटिल अनलेस इस तरह के ऑपरेटर्स आएँ जिनको पहले अप्लाई करना पड़ता है। ये वाले जो x वाला ऑपरेटर जब किसी क्वांटिटी पे अप्लाई होता है तो ये xf ही आ जाता है नॉर्मली, तो इसलिए ये वाला अनचेंज रहता है। तो ये इस तरह से हो गया, इसका स्क्वायर बन जाएगा और ये बाहर आ जाएगा 2/L, और ये जो c है ये भी बाहर आ जाएगा। तो ये 0 to L x साइन स्क्वेयर n πx/L dx। अब इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे और हमें फर्स्ट एनर्जी करेक्शन मिलेगी उससे। सो फॉर दिस 2c/L है, 0 to L है, और ये x है साइन स्क्वेयर n πx/L है। तो हमें पता है साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - cos 2θ/2, तो मैं इसकी जगह ये लिखूँगी 2, और इसके साथ थीटा जो था वो n πx/L, और डिवाइडेड बाय जो 2 है वो मैं बाहर ले जाती हूँ। तो यहाँ पे हमने ये 1 - cos 2θ, थीटा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि n πx/L था, ठीक है। जो साइन स्क्वेयर के साथ जो एंगल बन रहा था वो हमने थीटा लिया है, तो ये हमने चेंज कर दिया टू 1 - cos 2θ डिवाइडेड बाय 2। तो 2 जो डिवाइड हो रहा था वो मैं बाहर ले आई हूँ, तो ये 1 - cos 2 n πx/L बन गया, और ये dx एज इट इज़। तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास c/L आ चुका है बाहर। और आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, x अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो x इसके साथ भी आएगा और x इसके साथ भी आएगा, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x²/2 बनेगी इंटीग्रेशन इसकी, -x cos 2πx/L। इसकी इंटीग्रेशन अलग से करनी पड़ेगी। यहाँ पे इस पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to L लगा देते हैं, यहाँ पे 0 to L रहता है, और ये इस तरह से, ठीक है। दोनों पे इंटीग्रल सेपरेट किया और सॉल्व किया, और इस पार्ट को मैं यहाँ से अलग से सॉल्व करती हूँ, और यहाँ पे डायरेक्टली हम पुट कर देंगे cos 2n πx/L dx। तो इसको एज फर्स्ट टर्म लेंगे, इसको सेकंड टर्म। x को हमेशा फर्स्ट टर्म लेना ठीक रहता है, क्योंकि फिर डेरिवेटिव लेने पे ये रिड्यूस हो जाता है इंटीग्रल और जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो x एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म जो कि आती है sin 2n πx/L मल्टीप्लाई बाय
2l/2n पाई, मतलब डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ एंगल आता है ना, तो वो फिर ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप इससे कर सकते हैं। और फिर x का डेरिवेटिव जो कि 1 आता है, फिर इसकी इंटीग्रेशन जो कि यही आती है, तो ये l/2n पाई साइन 2n पाई x/l। ओके, और ये वैसे इसकी अगर आप करेंगे आपको पता चलेगा इसकी इंटीग्रेशन ये वाला सारा का सारा ज़ीरो ही आता है। और इसकी रीज़न तो मैं नहीं अभी दूंगी, आप अभी खुद ही दे सकते हैं। तो ये साइन की इंटीग्रेशन होती है 2n पाई x/l माइनस साइन के साथ, तो ये प्लस इधर हो जाएगा और ये इसका स्क्वायर बन जाएगा इन दोनों का। ठीक है, तो ये फिर नेक्स्ट में x 2 पाई n x/l l/2n पाई प्लस l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n पाई का स्क्वायर, और ये cos 2n पाई x/l। अब इस पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to l पुट कर देते हैं। तो इस पर मैं पहले करती हूँ अलग से और इस पर अलग से करती हूँ। तो इस पर अगर हम करें तो ये अपर लिमिट इज़ l साइन 2n पाई x की जगह l डिवाइडेड बाय l, और ये l/2n पाई एज इट इज़। लेट्स से मैंने l/2n पाई को मैं लास्ट में मल्टीप्लाई कर दूँगी दोनों से। तो मकसद ये है कि ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं इतना इसको एक्यूरेट नहीं कर रही, आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये लोअर लिमिट में क्या आ जाएगा 0, x इज़ 0, तो ये सारी क्वांटिटी 0 ही बन जाएगी। तो ये l कैंसिल 2n पाई। अब साइन और का अगर एंगल पाई का कोई भी इंटेग्रल मल्टीपल हो तो वो 0 ही होता है, आप इसे चेक कर सकते हैं। कोई भी इंटेग्रल n जो है इंटीजर है, 0 1 2 3 ये सारी वैल्यूज़ हैं, ये 1/2 ऐसा कुछ नहीं है, n इंटीजर वैल्यूज़ हैं। तो फॉर दिस इट इज़ ऑलवेज 0, तो ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाती है। तो cos 2n पाई x/l भी अगर हम देखें तो cos 2n पाई x की जगह l अगर करें तो l डिवाइड बाई l कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस cos ऑफ 0 1 होता है, और cos ऑफ एनी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई इज़ ऑलवेज 1, तो ये भी 0 हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो बच जाता है दैट इज़ ओनली द फर्स्ट टर्म जो कि ये थी x²/2 और उसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो थी। तो यहाँ पे मैं वो लिखती हूँ c/l 2 बाय ले आती हूँ, तो ये x² पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करें तो l² माइनस 0, तो ये फिर बन जाता है cl²/2l, एक l कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 cl आ जाता है। और यही हमारा आंसर था एज फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, एनर्जी करेक्शन। ठीक है, 1/2 cl हमारा आंसर आ जाता है। और अगर हम देखें तो ये पोटेंशियल का अगर एवरेज आप यहाँ से फाइंड आउट करना चाहें, एवरेज वैल्यू होती है फॉर अ लीनियर फंक्शन के एंड वैल्यूज़ जो होती हैं उनको माइनस हम करते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल cl है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है और डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 cl एवरेज पोटेंशियल भी बन रहा था यहाँ पे, और वही फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन आई है।